गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी बीएससी पार्ट सेकंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं नवरात्रि का ये पर्व आपके घर में खुशियां लेकर के आए। माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे और आप सभी को इस कोविड-19 के काल में स्वस्थ रहने की और दीर्घायु रहने की मैं माता रानी से कामना करता हूँ। देखिएगा, आज का जो हमारा वीडियो है वो बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 नेम रिएक्शंस जो हमारे चल रही थी। लास्ट जो नेम रिएक्शन थी वो थी हेलोफोम अभिक्रिया। अब रिसेंटली जो मैं आपको एक रिएक्शंस करवा रहा हूँ वो है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ये एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, एल्डोल संघनन क्रिया क्या है, तो इसकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन ये अभिक्रिया देंगे, कौन ये अभिक्रिया नहीं देगा, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। और एल्डोल कंडेंसेशन कितने प्रकार का होता है, जनरल वे में हम जानते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन हम जनरल वे में बता देते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। दो प्रकार का होगा, एक तो होता है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन और एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इसको पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे। हेलोफोम अभिक्रिया मैं आपको रिसेंटली बता चुका हूं, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं कि हेलोफोम अभिक्रिया कौन देते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें CH3CO समूह मौजूद हो या जिनमें ऐसे समूह मौजूद हो जो CH3CO समूह में परिवर्तित किए जा सके, वे हेलोजन के साथ प्रबल क्षारों की उपस्थिति में गर्म किए जाने पर हेलोफोम बनाते हैं। अभिक्रिया हेलोफोम अभिक्रिया कहलाती है और ये कार्बोनिल यौगिकों की विशिष्ट अभिक्रिया है जिसका प्रयोग CH3CO समूह के परीक्षण के लिए भी किया जाता है। स्टूडेंट्स देखिएगा, अब जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन उन कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन्स की प्रेजेंस पाई जाती हो। ठीक है, जिनमें क्या मौजूद हो, जिनमें अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की प्रेजेंस पाई जाती हो। सामान्यतः जिन कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होंगे वो तो एल्डोल संघनन क्रिया देंगे, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस होगी, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे, वे एल्डोल संघनन क्रिया नहीं देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो HCHO अपवाद है। फॉर्मेल्डिहाइड में चूंकि अल्फा कार्बन ही नहीं होता और अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने के कारण ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल कभी भी क्या नहीं देता, ये एल्डोल संघनन नहीं देता। हाँ, लेकिन तनुछार बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, अपवाद ध्यान रखिएगा, यह सामान्य रूप से एल्डोल संघनन नहीं देता है, परंतु यही बेरियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल तनुछार विलयन के अंदर अगर फॉर्मेल्डिहाइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड के दुर्बल तनुछारी विलयन में अभिकृत करवाया जाए तो ये क्या बना देता है, तो एल्डोल संघनन टाइप की प्रक्रिया द्वारा प्रोसेस अपना करके ये बनाता है फार्मोस। क्या बनाता है, फार्मोस। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड दुर्बल बेरियम हाइड्रोक्साइड के दुर्बल तनुछारी विलयन की उपस्थिति में अभिकृत होकर के क्या बनाएगा, फॉर्मोस का निर्माण करता है। परंतु ये प्रक्रिया बता दी जाती है, चूंकि अपवाद है बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा किसी भी दुर्बल तनुछारी विलयन को लेंगे तो उसमें एल्डोल संघनन ये दर्शाता ही नहीं है। यहां पर एक फॉर्मोस बना रहा है जिसकी मैकेनिज्म एल्डोल संघनन टाइप की है, परंतु एल्डोल संघनन नहीं है। पहले बता दिया क्यों, क्योंकि एल्डोल संघनन अभिक्रिया इसलिए नहीं देता क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते ही नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं देगा, एल्डोल संघनन नहीं देगा। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ही एल्डोल संघनन देते हैं। ओके, अब देखते हैं कि अगर ये एल्डोल संघनन दे रहे हैं तो कैसे यौगिक होंगे, कौन ये एल्डोल संघनन देगा, कौन नहीं देगा, तो कुछ मैं आपको टॉपिक्स यहाँ क्लियर कर देता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया ये कौन सी अभिक्रिया देगा। जो फॉर्मेल्डिहाइड था वो एल्डोल संघनन तो नहीं देता, लेकिन सांद्र क्षार विलयन के अंदर ये कैनिजारो अभिक्रिया जरूर दे देता है। बेंजल्डिहाइड भी अभिक्रिया नहीं देंगे। सामान्यतः ऐसे कार्बोनिल यौगिक, अब कार्बोनिल यौगिक की बात कर रहा हूं तो एल्डिहाइड भी आएंगे और कीटोन्स भी आएंगे, नेसेसरी है। ठीक है, तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, ऐसे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की प्रेजेंस पाई जाती हो, उनके अणु परस्पर स्वसंघनित होकर के किसका निर्माण करते हैं, एल्डोल निर्मित करते हैं। एल्डोल्स के रूप में अगर एल्डिहाइड के दो अणुओं के मध्य क्रिया हो रही है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल निर्मित होंगे, और अगर मान लीजिए कीटोनों के दो अणुओं के मध्य क्रिया हो रही है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोनिक कंपाउंड फॉर्मेट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बीटा हाइड्रोक्सी
एंड एल्डिहाइड एंड देन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स यहाँ फॉर्मेट होते हैं। जब एल्डिहाइड के दो अणु परस्पर क्रिया करेंगे, चाहे समान हो चाहे असमान हो, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर दो कीटोन के अणु आपस में परस्पर क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोनिक कंपाउंड। तो ये एल्डोल्स ही है। तो सामान्य रूप से जो एल्डोल संघनन की क्रिया होती है वे ही कार्बोनिल यौगिक देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की प्रेजेंस पाई जाती है। इनमें कार्बोनिल यौगिकों के दो अणु परस्पर स्व संघनित होते हैं और एल्डोल निर्मित करते हैं। चूंकि एल्डोल निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक कार्बोनिल अणु का अल्फा कार्बन परमाणु, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, जिसमें एक कार्बोनिल अणु का अल्फा कार्बन परमाणु दूसरे कार्बोनिल अणु के कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, जबकि पहले वाले कार्बोनिल अणु का ही अल्फा हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बोनिल अणु के कार्बोनिल ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और योग क्रिया संपन्न होती है। क्योंकि एक योग अभिक्रिया, संघनन की क्रिया है, समूह तो निकलेंगे लेकिन योग प्रक्रिया है। इसमें नाभिक किसने, एक कार्बोनिल अणु का दूसरे कार्बोनिल अणु पर नाभिक किसने योग देखने को मिलता है। देखते हैं। और एल्डोल संघनन इस आधार पर कितने प्रकार का होगा? क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स। एक तो होता है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन और एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन होगा, इस सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में तो ध्यान रखिएगा समान एल्डिहाइड समान कीटोनों के मध्य होता है, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन असमान एल्डिहाइड असमान कीटोन या एक एल्डिहाइड व कीटोन के मध्य होता है। क्लियर? अब बात करते हैं आगे कि सिंपल एल्डोल संघनन के एग्जांपल्स मैं कौन से वेरी करूं। तो यहां मैं कुछ एग्जांपल्स आपको वेरी करके बता देता हूं। जैसे सपोज कीजिए एसिटाइल्डिहाइड CH3CHO, CHO क्रियात्मक समूह, कार्बोनिल समूह के निकटवर्ती अल्फा कार्बन। अगर इसी के दो अणु दुर्बल तनु क्षारों की उपस्थिति में स्व संघनित होंगे तो क्या बनाएंगे? ये बना लेते हैं CH3CHOH CH2CHO। ये बनाएंगे 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल, और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल कॉल्ड एज, ये भी क्या है? जो कि एल्डिहाइडों के, एल्डिहाइड के दो अणु परस्पर क्या हो रहे हैं? संघनित हो रहे हैं दुर्बल तनु क्षार विलयन में, तो ये क्या कहलाएगा? आपके एल्डोल। चूंकि इसमें एसिटाइल्डिहाइड के द्वारा इसका निर्माण हुआ है तो इसको एसिटाइल्डोल भी कहा जाता है, और आईपीएसी नेम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल है। ये एग्जाम्पल किसमें लिया गया? सिंपल एल्डोल संघनन में। ऐसे ही हमने एक एग्जाम्पल लिया एसीटोन का CH3COCH3। अगर इसके दो अणु दुर्बल तनु क्षार विलयन में संघनित होंगे तो किसका निर्माण होगा? ये बनाएगा CH3CCH3OH CH2COCH3। ये प्रोडक्ट बनेगा मैन प्रोडक्ट, ये मैन प्रोडक्ट है। तो ये कहलाएगा आपके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या कहलाएगा? ये डाईहाइड्रोक्सी नहीं, ये कहलाएगा आपके हाइड्रोक्सी। अब एसीटोन से समूह कितने हैं? 2, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं डाई एसीटोन एल्कोहल, OH क्रियात्मक समूह मान लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं एसीटोनिक स्ट्रक्चर थी तो डाई एसीटोन एल्कोहल, इसको डाई एसीटोन एल्कोहल भी कह सकते हैं। इसके अलावा आईपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कह सकते हैं 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन, ये इसका आईपीएसी नेम। तो अगर एसीटोन के दो अणु स्व संघनित हो और एल्डिहाइड के दो अणु स्व संघनित हो, चूंकि फॉर्मेल्डिहाइड तो क्रिया देता ही नहीं है, मैथेनल क्रिया नहीं देता, एथेनल देता है। एथेनॉल के दो अणु दुर्बल तनु क्षार विलयन में स्व संघनित हो तो एल्डोल निर्मित करेंगे जो कहलाता है बीटा हाइड्रोक्सी। ये CHO समूह है, CHO समूह के निकटवर्ती अल्फा कार्बन देन बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अगर निर्मित हो रहा है तो वो एल्डोल होगा एल्डिहाइडों के द्वारा। अगर कीटोनिक समूह काम में लिए जाए, अगर एसीटोन के दो अणु दुर्बल तनु क्षार विलयन में स्व संघनित हो तो निर्माण किसका करेगा? डाइस्टेन अल्कोहल या 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन निर्मित करते हैं, जो भी क्या एक एल्डोल है। ये भी एक एल्डोल है, लेकिन ये बनने वाला एल्डोल किसका है? कीटोनों के द्वारा है, तो इसको कीटोल भी कह सकते हैं, लेकिन कीटोल एक्चुअली रूप से एल्डोल ही है। और अब यहां देखने को कि एक्चुअली में हमने जो बनाया इसके अंदर क्या होगा? CO क्रियात्मक समूह है, तो 1 2 3 4, तो CO समूह के निकटवर्ती अल्फा देन बीटा, तो ये कहलाएगा आपके बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोनिक कंपाउंड। तो ये सिंपल एल्डोल संघनन में एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ये सिंपल एल्डोल संघनन में एग्जाम्पल है तो फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा?
तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, दो डिफरेंट प्रकार के। या तो ये जो सिंपल एल्डोल संघनन होता है, सिंपल एल्डोल संघनन हमेशा इसके कुछ पॉइंट्स हैं, टू सेम एल्डिहाइडिक कंपाउंड, कंडेंसेशन बिटवीन टू सेम एल्डिहाइडिक कंपाउंड, कंडेंसेशन बिटवीन टू सेम एल्डिहाइडिक कंपाउंड, या कंडेंसेशन बिटवीन टू सेम कीटोनिक कंपाउंड। दो समान एल्डिहाइडिक समूहों के मध्य होने वाला संघनन और दो समान कीटोनिक समूहों के मध्य, कीटोनिक कंपाउंड के मध्य होने वाला संघनन, वो कहलाएगा आपके सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। दोनों के एग्जांपल्स ले दिए गए थे। अब बात करते हैं इसी की, अगर कंडेंसेशन हो रहा है और डिफरेंट के बीच हो रहा है तो क्या होगा? तो यह देखिएगा, ये कितने प्रकार का होगा। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए लिमिटेशन चली गई। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा? कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइडिक कंपाउंड और कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट कीटोनिक कंपाउंड। और कंडेंसेशन बिटवीन, तीसरी कैटेगरी और आ गई यहां, कंडेंसेशन बिटवीन एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप या कीटोनिक कंपाउंड। एक एल्डिहाइडिक और एक कीटोनिक कंपाउंड के मध्य होने वाला संघनन भी क्रॉस एल्डोल संघनन में आता है। तीन कैटेगरी है, दो डिफरेंट प्रकार के, दो अलग अलग एल्डिहाइडों के मध्य, दो अलग अलग कीटोनों के मध्य, एक एल्डिहाइडिक कीटोन के मध्य होने वाली जो एल्डोल संघनन क्रिया होगी वो कहलाती है क्रॉस एल्डोल संघनन क्रिया। ओके, अब इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो, दो डिफरेंट प्रकार के एल्डिहाइडों के मध्य अगर मैं बात करता हूं तो वहां मैं क्या ले सकता हूं क्रॉस एल्डोल संघनन में? तो यहां मैं एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने एक तो लिया एसिटाइल लिया है, एक प्रोपेनोएल्डिहाइड लिया, CH3 CH2 CHO, और इसकी क्रिया करवाई एसिटाइल्डिहाइड से। तो एसिटाइल्डिहाइड से क्रिया करवाई जाए तनु क्षार की उपस्थिति, मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस भी ले सकता हूँ, BaOH2। दुर्बल तनु क्षारों की उपस्थिति में क्रिया करवाई गई, क्या बनेगा? तो ये बनाएगा CH3। अब कंपाउंड डिपेंड करेगा, किसका भाग लेगा? अल्फा हाइड्रोजन इसका भी भाग ले सकता है, अल्फा हाइड्रोजन इसका भी भाग ले सकता है, जो भी एक्टिव होगा वो करेगा। तो CH3 बहुत सारे बनेंगे, लेकिन मेन प्रोडक्ट देखते हैं, CH3 CH2 एंड देन, अब भाग तो ये ले रहा है ना, तो क्या आ जाएगा? CHOH CH2 CHO, ये भी बनेगा। और संभावित प्रोडक्ट क्या हो सकता है? जब दो असमान के बीच क्रिया हो तो यहाँ 4 संभावित प्रोडक्ट की प्राप्ति होगी। एक ये भी बन सकता है, और क्या बन सकता है? एक ये भी बनेगा। ध्यान रखिएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में वहाँ सिंपल एल्डोल संघनन में तो एक ही प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है, लेकिन जब क्रॉस एल्डोल संघनन की हम बात करते हैं तो संभावित उत्पाद 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से मुख्य उत्पाद की परसेंटेज अमाउंट कितनी होती है? केवल 25% ही होती है। उसके लॉजिक्स मैंने बता दिए, क्योंकि जब दो अलग अलग के मध्य में संघनन की क्रिया होगी तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन परमाणु किसका पार्टिसिपेंट करेगा? यानी अल्फा हाइड्रोजन बेस के द्वारा किसके अल्फा हाइड्रोजन को कैप्चर किया जाए जिससे उसका कार्बन नाभिक स्नेही के रूप में आक्रमण दूसरे कार्बोनिल अणु पर देखने को मिले, तो उस स्थिति में बनने वाले संभावित उत्पादों की संख्या 4 होगी। उनमें से एक तो ये हो गया। दूसरा, ये तो कब बनता है? जब अल्फा हाइड्रोजन इसका भाग लेता है एल्डोल संघनन में। अगर इसका अल्फा हाइड्रोजन भाग ले रहा है संघनन की क्रिया में, ध्यान रखिएगा, तो उस स्थिति में बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? ये तो उसके अकॉर्डिंग हुआ है, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया। अगर इसके अकॉर्डिंग होगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर इसका अल्फा हाइड्रोजन भाग ले रहा है तो क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH। ये भी बनता है, इसलिए बोल रहा हूं
एंड देन CH CH3 CHO। दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा इसमें, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग और क्या बनेगा, इसी के दोनों भाग ले जाएं तो मैंने बताया था वो प्रोडक्ट क्या बन रहा था, CH3 CHOH CH2 CHO, ये भी बनेगा। और अगर इसी के 2 मोल भाग ले जाएं, स्वसंगनित हो जाएं तो क्या बनेगा, तो इससे बनेगा, ये पहले वाले से बन रहा है और ये अब मैं बता रहा हूं वो दूसरे वाले से बनेगा, लेकिन ये मैक्सिमम्स बनते हैं, ठीक है। और यहां बन जाएगा CH3 CH2, सारी बताऊंगा कैसे बनाइए, CHOH CH2 CH CH3 देन CHO, ये बनेगा। तो ये चारों संभावित उत्पाद मैंने आपके सामने बता दिए हैं, लेकिन जनरल वे में बनते इन 2 का परसेंटेज अमाउंट ज़्यादा होगा, इन 2 का नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, ये क्रॉस एल्डोल में मैंने 2 एल्डिहाइडों के बीच लिया, ऐसे 2 कीटोन के बीच भी क्रिया करवा सकते हैं, वहाँ के देखते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ सरल एल्डोल संघनन, चूंकि एल्डोल संघनन अभी मैंने बताया कौन देते हैं, एल्डोल संघनन क्रिया ऐसे कार्बोनिल यौगिक देते हैं, वे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन एल्डोल संघनन की क्रिया देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति पाई जाती है। दुर्बल तनुछार विलयन, चाहे वो Na2CO3 हो, K2CO3 हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो, दुर्बल तनुछार विलयन की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिकों के 2 अणु परस्पर स्व संघनित होकर एल्डोल निर्मित करते हैं, अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। क्लियर। 2 प्रकार का होता है एल्डोल संघनन, सरल एल्डोल संघनन और मिश्रित एल्डोल संघनन, यानी सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन और मिश्रित, जिसको हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं, ठीक है, या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं, ठीक। इसको विषम अणु का एल्डोल संघनन भी कहते हैं, 2 अलग अलग अणु आते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं इसी के अंदर सिंपल एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन में मैंने पहला एग्जांपल सिंपल एल्डोल का कौन सा लिया, CH3 CHO, एथेनॉल के 2 अणु काम में आए, दुर्बल तनुछार विलयन की उपस्थिति में क्रिया हुई, एक्वस दुर्बल तनुछार विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, एल्डोल बना रहे हैं, CH3 CHOH एंड देन CH2 CHO। इस एल्डोल का निर्माण कर रहे हैं। अब इसका निर्माण कैसे हुआ था, क्रियाविधि हम देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल मैं किसका ले रहा हूं, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन का। एग्जाम्पल किसका है ये एग्जाम्पल है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन का। इसकी क्रियाविधि देखते हैं, मैकेनिज्म पोर्शन पर चलते हैं। देखो तनुछार विलयन है, दुर्बल तनुछार विलयन की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, तो OH माइनस बी है वैसे बेस। अब ये बेस क्या काम करेगा, OH माइनस क्या करेगा, एक कार्बोनिल अणु से क्रिया करेगा। ओपन कर रहा हूं, H CH2 देन COH। कार्बोनिल अणु के अल्फा कार्बन उपस्थित हाइड्रोजन को मैंने ओपन करके लिखा है। अब क्या करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूवमेंट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतीयता अधिक होती है, जिससे कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और कार्बोनिल कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन की न्यूनता दूर करने के लिए निकटवर्ती अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर विस्थापित करता है, माइग्रेट करता है। उस स्थिति में अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन, तो उनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होने लगते हैं और कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, अल्फा कार्बन की ओर। उस स्थिति में हाइड्रोजन H प्लस प्रोटॉन के रूप में रिमूव होगा। इसको तुरंत कैप्चर कर लिया जाता है, किसके द्वारा, बेस के द्वारा। बेस इस H प्लस प्रोटॉन को कैप्चर करेगा और कैप्चर कर लेने के कारण क्या बनाएगा, ये बना लेगा CH2 माइनस एंड देन COH। ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन एक कार्ब एनायन निर्मित कर लेगा। ये कहलाता है आपके कार्ब एनायंस निर्मित हुआ। यहाँ पे एक्चुअली में ये इनोलेट आयन है, मैं बताऊंगा आपको बाद में। यहाँ एनाइंस फॉर्मेट होंगे और साथ में क्या निकल गया, H2O निकल गया, H2O। अब ये जो एनाइंस था, ये एनाइन रेजोनेंस द्वारा स्थायीकृत होता है, CH2 माइनस COH। ये स्थायीकृत होगा, रेजोनेंस अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऋणावेश कार्बन पर ही विस्थानीकृत, कार्बन पर ही स्थायीकृत नहीं रहता, अपितु कार्बोनिल ऑक्सीजन पर ये इसको विस्थानीकृत कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इस एनाइंस के संयुग्मन में क्या आ रहे हैं, पाई बंध, ठीक है, कॉन्जुगेशन होगा।
उस वजह से क्या होगा, ये बनाया, ये हटाया, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, ऑक्सीजन पर। तो ये जो बनने वाले एनाइंस होते हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा या अनुनादी संरचना द्वारा स्थायीकृत हो जाते हैं। तो अनुनाद की प्रक्रिया द्वारा स्थायीकृत हो रहे हैं। अब कहाँ चला गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर। क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस एंड देन H। ये स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। ये दोनों संरचना एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होती रहेंगी। तो क्या देखा, ऋणावेश कार्बन पर भी है और ऑक्सीजन पर भी है। तो ऐसे एनाइंस जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पर ऋणावेश स्थानीकृत रहता है एनोलेट आयंस कहलाते हैं। तो ये इनोलेट आयंस हैं। और अब सेकंड, ये तो स्टेप हो गई फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड की मैं बात करता हूं। स्टेप नंबर जो सेकंड होगी वो क्या होगी, ये बन गया आपके एनाइंस। अब बना हुआ जो एनाइंस था ये नाभिक स्नेही के रूप में, कार्ब नाभिक स्नेही के रूप में दूसरे कार्बोनिल अणु पर आक्रमण करेगा। इसका नाभिक स्नेही आक्रमण होगा। तो ये कार्बन नाभिक स्नेही का दूसरे कार्बोनिल अणु के कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेही आक्रमण होता है, वो देखते हैं। कार्बोनिल अणु कौन सा था, CH3 एंड देन COH। ये रिप्रेजेंट किया मैंने इस तरह से। अब ये कौन आया, ये कार्ब नाभिक स्नेही को हमने कहाँ में लिया, CH2 COH, नेगेटिव चार्ज था ना। अब ये क्या करेगा, चूंकि कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर मूवमेंट करेंगे। तो ऑक्सीजन की ओर मूवमेंट करने से क्या कंडीशन आ जाएगी, इस कार्ब नाभिक स्नेही का आक्रमण कहाँ होगा, कार्बोनिल कार्बन पर। कार्बोनिल कार्बन पर जब इसका आक्रमण होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा, CH3CO माइनस, नीचे क्या आ गया, H, कौन जुड़ा यहाँ पे, CH2 COH। ये हो गया स्टेप नंबर सेकंड। थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं। थर्ड जो स्टेप होगा, ये स्टेप सेकंड हुआ। स्टेप थर्ड की हम बात करते हैं। स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप सेकंड हो गया। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में हम देखते हैं, ये वाला मोल लिया हमने, CH3C, स्ट्रक्चर यही थी, O माइनस देन H CH2 CHO। अब वो जो जल अणु निकला था वो यहाँ आएगा, वो क्या देगा, H प्लस प्रोटॉन, क्या निकल जाएगा यहाँ से, OH माइनस, बेस वापस से निकल जाएगा। कंपाउंड क्या बना, CH3 CH OH CH2 COH, और साथ में क्या निकला, OH माइनस बेस, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पे एल्डोल, ये एल्डोल भी यहाँ बन गया। ये स्टेप थर्ड हो गए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये थी सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की अभिक्रिया, जिसमें प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, वो अभी मैंने बताया था। इसको मैं चाहे CHO ग्रुप को एक साथ लिख दूं, बात वही है, ओपन करके लिखा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या हो रहा है ये, तो ये होगा आपके 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या बीटा हाइड्रोक्सी। अब इसको नाम क्या दिया गया था पता आपको, जब रूढ़ पद्धति वगैरह का यूज करते हैं कॉमन सिस्टम का, तो वहां इसको क्या नाम दिया गया था, 4 कार्बन को ब्यूटिल और इसको एल्डिहाइड समूह, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिल एल्डिहाइड कॉमन सिस्टम है। IUPAC सिस्टम में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये एल्डोल्स निर्मित होता है। तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के आज एक एग्जांपल लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा एग्जांपल लेंगे इसके, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन काफी बड़ा है, इसका प्रोसीजर काफी बड़ा है। मैं एक एक एग्जांपल आपको वेरी करूंगा, एक एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपके समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो, ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। अगर वीडियो पसंद ना भी आया हो तो भी कमेंट सेक्शन में जाकर के क्यों नहीं आया पसंद, अपना कमेंट जरूर डालिएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स बताएंगे अपनी, तो हम उस प्रॉब्लम्स को फेस आउट करेंगे, उस प्रॉब्लम को देखेंगे, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है।
प्रॉपरली क्लासरूम के अंदर, क्योंकि हमें कमेंट्स तो मिलेंगे तो पता चलेगा किसको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो जब क्लासरूम सेक्शन होगा तो क्लासरूम सेशन में हम आपको ये पूरी प्रॉब्लम्स वगैरह है वो फेस आउट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू अगेन, हैप्पी नवरात्रि।